एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान। और आज का हमारा प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए या लिखिए। मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं। नंबर 1 है, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। दूसरा नंबर है, मृदाओं की ह्यूमन और नमी की मात्रा कम होती है, यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है उनमें ह्यूमन और नमी की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तीसरा नंबर है, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं, यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा होती हैं वो रेतीली और लवड़ी होती हैं। दूसरा प्रश्न है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? पट्टीदार कृषि किसे कहते हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, यानी कि हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं, यानी ये पवनों के द्वारा जो जनित बल होते हैं उसको कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत है? इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें से जो 28% भूमि है वो वनों में निम्नीकृत के अंतर्गत आता है। इसके बाद 56% क्षेत्र अपर्दित है और शेष क्षेत्र जो बचता है वो लवड़ी और क्षारीय क्षेत्र में आता है। तो 56% जो क्षेत्र वो अपर्दित है और जो बाकी क्षेत्र बचे हैं वो लवड़ी और क्षारीय क्षेत्र हैं। चौथा प्रश्न है, मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है? मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवच, जनक, शैल, जलवायु, वनस्पति संस्तर, शैल तथा अन्य जैव पदार्थ मुख्य कारक हैं ये मृदा बनने की प्रक्रिया में। पांचवा प्रश्न है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए, यानी कि मृदा अपरदन को कैसे नियंत्रित करते हैं उसके दो विधियों को लिखिए। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली दो विधियां, पहली विधि है बांधों का निर्माण और दूसरी विधि है वृक्षारोपण। मृदा अपरदन को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए और दूसरा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न हमारा लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। दो प्रश्न हमारे लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 4 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरण संसाधन क्या है और अनवीकरण संसाधन क्या है? नवीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये ऐसे संसाधन है जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है। इन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। नवीकरण या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब हम आते हैं अनवीकरण संसाधन क्या है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका एक लंबे समय से भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। कौन है? खनिज और जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अनवीकरण संसाधन के उदाहरण हैं और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और पेट्रोल, डीजल जैसे कुछ संसाधन अचक्रीय हैं। वे एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, यानी कि भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो हट जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनी है। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और
भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बंजर, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देते हैं। इन मृदा अपरदन के कारण मृदा की उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।